दोस्तों, आज हम लोग फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जो कि एक फेडरलिज्म जो होता है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक बहुत ही बेस फीचर होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स। इट मीन्स अगर हम देखें तो फेडरलिज्म एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, जिसमें जो गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी और उसके छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स में। अगर इस चार्ट के थ्रू देखें हम तो पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, generally the federation has a two level of the government. First, the government of the entire country, and the second one is the state governments. Both level of the governments are independent in their jurisdiction. It means सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनका जुरिडिक्शन जो होता है ये आपस में इंडिपेंडेंट होता है। मतलब एक इनकी जो अपने काम करने की एरिया है, जो जुरिडिक्शंस है, वो डिफाइन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। अगर हम टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स बहुत सारी होती हैं, बट अगर हम इनके लेवल के ऊपर बात करें तो यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट्स। यहाँ पे हम फेडरल गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बट एक बार यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में भी देख लेते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट इन विच द होल ऑफ द पावर ऑफ द कंट्री कंसनट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट्स। तो कभी कभी वहाँ पे सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट्स भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी होती हैं, कभी कभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं भी होती है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसके पास पूरी की पूरी पावर होती है। बट अगर मान लीजिए वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती भी है तो वो जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट है वो अपने मन से फंक्शन नहीं कर पाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही फंक्शन करती है। बट फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। फेडरल गवर्नमेंट में जो होता है वो फेडरल जो यूनिट्स होती हैं, जो सबऑर्डिनेट यूनिट्स होती हैं, मीन्स जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होती हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन करती हैं। इसलिए फेडरलिज्म जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मानी जाती है। अब अगर हम यहाँ फीचर ऑफ फेडरलिज्म देखें तो पहला जो फीचर होता है फेडरलिज्म का, इट मीन्स दैट द टू आर द मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी देयर। इट मीन्स इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है वो फर्दर आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये जो गांव में सरकारें होती हैं, जो ग्राउंड रूट पे होती हैं, और ये जो शहर में होती है। दूसरा फीचर अगर हम फेडरलिज्म का देखें तो डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फेडरलिज्म का, कि फेडरलिज्म के अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होती हैं वो सेम सिटीजन के ऊपर फंक्शन करती हैं। इससे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जब डिफरेंट गवर्नमेंट एक आदमी के ऊपर फंक्शन करेंगी तो ज़्यादा यहाँ पे चांस होगा कि उस आदमी का डेवलपमेंट होगा। इट मीन्स अगर किसी कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहाँ पे ज़्यादा चांस हो जाता है कि लोगों का विकास होगा, क्योंकि एक ही लोग के ऊपर कई लेवल को सरकारें काम कर रही हैं। अगर उसमें से एक लेवल की सरकार अगर नहीं भी काम करती है तो अलग 2-3 लेवल की जो सरकारें हैं वो उस आदमी के ऊपर फंक्शन कर रही हैं। इसका मतलब उसका विकास की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। तीसरा फंक्शन अगर हम फीचर देखें फेडरलिज्म का तो डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट इज ऑन ज्यूरिडिक्शन। जैसा अभी बताया मैंने ऊपर, जो अलग अलग सरकारें हैं इनका ज्यूरिडिक्शन डिफाइन किया गया है। ज्यूरिडिक्शन मीन्स क्या होता है? एरिया फॉर डूइंग वर्क्स। तो कौन कौन से एरिया में ये काम करेंगे ये क्लियरली डिफाइन किया गया है। और किस फील्ड में डिफाइन किया गया है? तो लेजिस्लेशन के फील्ड में इनका अपना अपना पावर है, टैक्सेशन के फील्ड में इनका अपना पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में इनका अपना अलग फंक्शन है। The next feature of the federalism is what? The jurisdiction of the respective government are specified in the constitution। तो जैसा अभी बताया कि जो इनके jurisdictions हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किए गए हैं। वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 खोल के देखें तो वहाँ पे 3 लिस्ट हमें मिलेगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये ऐसी 3 लिस्ट हैं जिनमें काम को डिफाइन किया गया है, अलग अलग क्राइटेरिया किया गया है। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं, देखते हैं यूनियन लिस्ट क्या है। तो यूनियन लिस्ट कंटेन ऑल दोज मैटर्स
विच आर नेशनल इम्पोर्टेंस। यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे सब्जेक्ट मैटर डाले गए हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं। तो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, इसलिए इस पे जो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर होंगे उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें तो डिफेंस, जो डिफेंस होता है इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, क्योंकि डिफेंस नेशनल लेवल इंपॉर्टेंस है इसका। फॉरेन अफेयर्स की अगर हम बात करें तो फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड मैटर पे कौन लॉ बनाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। रेलवे से तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ ऑन द सब्जेक्ट मैटर गिवन इन द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में अगर कोई भी सब्जेक्ट मैटर गिवन है तो उस पर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। वैसे ही अगर हम स्टेट लिस्ट में देखें तो स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर दिए हुए हैं उन पे केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ बना सकता है। और इनकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो रीजनल इम्पोर्टेंस होती है, पूरे देश के लिए ज़रूरी नहीं होते, इसलिए पर्टिकुलर स्टेट्स में इनकी अपनी ज़रूरत होती है, इसलिए पर्टिकुलर स्टेट्स इन पे लॉ बनाते हैं। जैसे पुलिस, तो पुलिस को कौन मेंटेन करता है, तो हर स्टेट की अपनी पुलिस होती है। फॉर एग्जांपल यूपी पुलिस, बिहार पुलिस। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ये अलग अलग मैटर हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। तीसरा जो लिस्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये कंकरेंट लिस्ट है। इनमें जो सब्जेक्ट मैटर गिवन रहते हैं उन पे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये दोनों सरकारें या सरकार के दो लेवल एक ही सब्जेक्ट मैटर पे अगर लॉ बनाते हैं तो यहाँ पे चांस ये हो जाता है कि इनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है इनके द्वारा बनाए गए लॉ पे। तो अगर कोई लॉ ऐसा बनाया जाता है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसी सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसी सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना देती है, तो अगर सिटीजन्स को ये डाउट होता है या डिस्प्यूट होता है कि किसके लॉ को फॉलो किया जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ होता है वो प्रिवेल कर जाता है स्टेट लॉ के ऊपर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम फीचर देखें तो कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अगर इंटरप्रेट करना है तो वो कौन इंटरप्रेट करेगा, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट फीचर, ये भी एक हमारे फेडरलिज्म का फीचर है। नेक्स्ट फीचर अगर हम देखें तो फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय द वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट मीन्स अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को चेंज करना चाहें तो वो नहीं कर सकती अकेले। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रोविजन को चेंज करना चाहें तो वो भी अकेले नहीं कर सकती बिना स्टेट का रिकमेंडेशन लिए। और सेंट्रल लेवल पे स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि हम जानते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा में अगर जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास नहीं होता है तब तक कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को चेंज करना चाहता है तो वो अकेले नहीं कर सकता, उसमें राज्य को पार्टिसिपेट होना पड़ेगा, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट्स को पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। नेक्स्ट फीचर अगर हम देखें तो सोर्सेस ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। अलग अलग जो सरकार की लेवल्स हैं इनके जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन है कि कौन से सरकार कौन से सब्जेक्ट मैटर पे रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से सब्जेक्ट पे रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से सब्जेक्ट पे रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। अगर हम पर्पस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट्स की बात करें कि फेडरल गवर्नमेंट का क्या पर्पस है, इससे क्या फ़ायदा है, तो इसके दो पर्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, इट प्रमोट द सेफगार्ड एंड द प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। इससे सेफगार्ड बढ़ जाता है और कंट्री में यूनिटी की प्रमोटी बढ़ जाती है। और दूसरा जो फंक्शन है इसका, इट अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। ये क्या करता है, रीजनल डाइवर्सिटी को बढ़ा देता है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है फेडरलिज्म का। तो यहाँ पे हमने देखा कि फेडरलिज्म क्या होता है और फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या पड़ जाती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।